नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। अब की बार एनडीए की सरकार और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए का जिक्र किया तो बड़ा अजीब सा लगा लोगों को, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और हमको भी, क्योंकि पिछले 10 सालों से मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, यही सब कुछ चल रहा था और मोदी जी ने अपने दम पर ही बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचाया कि जहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार 10 सालों से चला रहे थे। इस बार चुनाव परिणाम जब आए, इसकी शुरुआत हुई तो जिस तरह की शुरुआत हुई उसी तरह इसका अंत भी हुआ। यानी शुरू से ही लग रहा था कि इस बार मुकाबला है और जहां एनडीए दावा कर रहा था 400 पार जाने का और इंडिया अलायंस भी दावा कर रहा था कि 295 तक पहुंचेंगे, तो किसी का भी दावा पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई और 400 तो छोड़िए 300 तक भी नहीं पहुंचा एनडीए। इंडिया अलायंस भी 295 के आंकड़े को छू नहीं पाया। यानी बहुमत के करीब कोई पार्टी अपने दम पर नहीं थी, लेकिन एनडीए अलायंस के पास पूर्ण बहुमत था। यानी 290-92 के आसपास उनके पास सीटें थी, जबकि चाहिए होती है 273। तो कुल मिला के इस बार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है सहयोगियों के साथ, लेकिन उस पर भी खूब सारी चर्चा हो रही थी। काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर खबरें आ रही थी। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 8-9 तारीख को शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिन लोगों को राजनीति में दिलचस्पी है तो यकीन मानिए इस बार बहुत कुछ ऐसा है कि जो चुनाव के बाद भी आपको, यानी सरकार बनने के बाद भी आपको रोजाना कुछ न कुछ ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। सबसे पहली खबर आएगी मंत्रालयों को लेकर, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो सबसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय सरकार के पास ही थे। यहाँ तक कि जब पिछली बार नीतीश कुमार को कोई मंत्रालय ऑफर किया गया था और उन्होंने लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब बहुत कुछ बात हुई होगी। और जैसे गाना भी है, ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री जी के साथ क्या बात हुई, इसको तो वही जानते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ भारी भरकम मंत्रालय मिलने की उम्मीद होगी। और अब जब शपथ ग्रहण होगा तो उसके बाद मंत्रालय भी बांटे जाएंगे, तो रोजाना आपको खबरें मिलेंगी, क्योंकि जब बहुत सारे मंत्रालय उनको देने पड़ेंगे सहयोगों को, तो जिन लोगों की उम्मीद है मंत्री पद को लेकर उनको जरूर निराशा हाथ लगेगी। उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में जगह मिलेगी। ये सब खबरें आपको मिलती रहेंगी। खबरें छन छन कर आ रही हैं और इंडिया एनडीए दोनों के पास किसी के पास बहुमत नहीं था, मतलब बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं था। इसलिए जिस तरह लोकतंत्र में होता है, हमारे संविधान में है, सबसे बड़ी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी ही थी और चूंकि जो उनका अलायंस था उसको पूर्ण बहुमत था, तो स्वाभाविक तौर पर अब प्रधानमंत्री के पद की शपथ की तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए फिर कुछ हाईलाइट, कुछ ऐसी सीटें जो चर्चा में रही पूरे देश में। सबसे पहले बीजेपी से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति आप देखें तो हमने तो मतगणना से 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, अब की बार किसकी सरकार, और हमने भी यही कहा था कि बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी, जो उनकी मैक्सिमम सीटें थी अपने दम पर। क्योंकि 2019 में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत जगह, गुजरात, सब जगह उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी कुछ सीटें कम होनी थी। और हमने भी यही कहा था कि 250 के आसपास सीटें मिलेंगी बीजेपी को। एग्जिट पोल ने जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश की सीटें एनडीए की या बीजेपी की, उससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा, स्वाभाविक है। और अब आने वाले कभी चुनाव में जब एग्जिट पोल आएगा तो लोगों को उस पर विश्वास बहुत कम रह जाएगा। यहाँ तक भी खबरें हैं कि शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आ गया था जब एग्जिट पोल आया, जहाँ पर एनडीए को 400 के आसपास तक सीटें दिखाई जा रही थी। और जो चालाक लोग थे, शेयर मार्केट जब उठा तो उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की बिकवाली जिसे कहते हैं शेयर की भाषा में, इन्हें उनके शेयर का रेट बढ़ा तो उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। और फिर जब परिणाम आया तो शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए का चूना लग गया उन लोगों को जिन्होंने शेयर खरीदे हुए थे। चलिए फिर ये तो बहुत अलग बात है, मगर ये खबर आपको मिली नहीं होगी, हम आपको बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहाँ कहाँ फायदा हुआ, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, आप बताते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और मध्य प्रदेश, 3-4 राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। गुजरात को भी अगर आप मान लें, एक सीट वहाँ पे कांग्रेस ने एंट्री की है, तो लगभग इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार था। उड़ीसा में भी जाकर बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया वो बीजेपी को राहत देने वाला भी है और खुश करने वाला भी है। और सच बात तो यह है कि उड़ीसा में मिली सीटों की बदौलत ही एनडीए बहुमत तक पहुंचा और वहाँ पर बीजेपी ने बहुत शानदार काम किया। तो 25 साल से नवीन पटनायक की सरकार जो चल रही थी उसको पराजित करने में सफलता हासिल की बीजेपी ने। और नॉर्थ ईस्ट में कई छोटे छोटे राज्यों में बीजेपी का भी क्लीन स्वीप हो गया, मतलब जहाँ पे 1-2 सीटें थी और
मणिपुर आदि में, तो वहाँ पर बीजेपी को कुछ भी नहीं मिला। और पंजाब में भी बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की भी स्थिति यही रही। आम आदमी पार्टी का एक किस्म से कह सकते हैं आप, दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया। यानी इंडिया अलायंस के साथ जो कैंडिडेट थे दिल्ली में हार गए, इनमें 4 आम आदमी पार्टी के थे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं बनाया। मतलब आम आदमी पार्टी को ये लगता था कि पंजाब में उनकी सरकार है तो उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा वहाँ पर हुआ नहीं। 7 सीटें वहाँ पे कांग्रेस को मिली और आम आदमी पार्टी को मिली मात्र 3 सीटें। बीजेपी का वहाँ पे खाता नहीं खुला। तो इस तरह की स्थिति बनी कि किसी को बहुमत नहीं मिला, तो कह सकते हैं आप कि न तुम जीते न हमारे। अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और विपक्ष के नेता तरह तरह की बात करने से चूकते नहीं हैं। और संजय राउत हो या जो भी हो, इंडिया अलायंस में भी अब काफ़ी जोश है, क्योंकि जब लोकसभा इस बार चलेगी तो उसमें विपक्ष के भी 234-35 सांसद होंगे और वहाँ पर एक तरफा कोई विधेयक पेश करना, एक तरफा कोई योजना लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। चलिए फिर जरा फटाफट बताते हैं आपको कि बीजेपी को नुकसान कहाँ हुआ। बीजेपी को राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। बिहार में भी कुछ नुकसान हुआ और इसीलिए बीजेपी अपने दम पे बहुमत हासिल नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा है आजकल। तो उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद की संसदीय सीट यानी अयोध्या नगरी, जहाँ पे प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वहाँ से बीजेपी का हारना बीजेपी के समर्थकों के लिए बहुत निराशाजनक है। तो चलिए आपको मिलाएंगे आखिर फैज़ाबाद यानी अयोध्या में कौन जीता, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा स्मृति ईरानी किन से हारी उसकी भी जानकारी आपको देंगे। कंगना रनावत ने मंडी से जीत हासिल की और वो अब संसद पहुंचेंगी, तो सबकी नज़रें इस बात पर रहेंगी वो कितने दिन संसद जाती हैं, क्या क्या बातें करती हैं, क्या वो बोलती हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो इस पर सबकी नज़रें रहेगी। तो केएल शर्मा और फैज़ाबाद के सांसद, ये सबसे बड़ी चर्चा में। इसके अलावा एक और ऐसी महिला से हम आपको जानकारी देंगे जिन्होंने 26 वर्ष की उम्र में सांसद बन गई हैं। चलिए फिर बात करते हैं कांग्रेस की और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी के लिए ये चुनाव बहुत अच्छा रहा और रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से उन्होंने 4 लाख वोटों से जीत हासिल की, मतलब एक तरफा जीत हासिल की। तो निश्चित तौर पर उनका कद भी बढ़ा, उनकी पार्टी की सीटें भी बढ़ी और लगभग डबल डिजिट को भी पार करने वाली स्थिति में थी। तो कांग्रेस को काफ़ी फायदा हुआ। उत्तराखंड में भले 5 की 5 सीटें हार गई हो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन लाजवाब था। इस लिहाज से जिस हिसाब से उनको बहुत कम सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में। और सबसे बड़ा जो परिणाम आया वो आया अमेठी से, जहां पर राहुल गांधी के पीए कहे जा रहे केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। इस तरह 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद, जहां पिछली बार उनके पास 1 ही सीट थी, तो उनकी सीट में तो 5 सीटों का इजाफा हुआ है और अब दमदार तरीके से विपक्ष संसद में अपनी आवाज़ उठा सकता है। चलिए फिर कुछ सांसदों की बात करते हैं जो पहली बार पहुँचेंगे। लेकिन जीत के मार्जिन की बात करें तो अमित शाह गांधीनगर से काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते और एक ऐसे भी सांसद हैं जो 10 लाख वोटों से जीते हैं, उसकी खबर आपको हम कल दिखाएंगे। फिलहाल अब आपको मिलाते हैं उन सांसदों से जिन्होंने मतलब एक सनसनी फैला दी और जो चर्चा में रहेंगे, पहली बार संसद भी पहुंचेंगे। आगे आपको दिखाएंगे खबर उत्तराखंड की, खबर गणेश गोदियाल की। ज़्यादा अवधेश प्रसाद इस समय चर्चा में है क्योंकि राम की नगरी अयोध्या जिस संसदीय सीट में आती है वो है फैज़ाबाद। अयोध्या जहां से बीजेपी की राजनीति की शुरुआत होती है, यानी कि भगवान श्री राम के जयकारे के साथ ही बीजेपी अपने चुनाव अभियान को चलाती है और बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे हैरत अंगेज परिणाम आया फैज़ाबाद यानी अयोध्या से, जहाँ पे अवधेश प्रसाद ने पराजित कर दिया लल्लू सिंह बीजेपी के प्रत्याशी को और अब वो चर्चा में है, पहली बार संसद पहुँचेंगे। तो 8 बार के विधायक अवधेश प्रसाद इस समय सबसे उलटफेर करने वाले। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और कई दिग्गज धराशायी हो गए, कई चेहरों ने उलटफेर किया, जिनमें से एक है संजना जाटव। संजना जाटव उम्र मात्र 26 साल है, राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उतरी थी, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन 26 साल की संजना जाटव ने भरतपुर लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी को 50,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर लोकसभा में अपनी प्रवेश को सुनिश्चित कर लिया है और निश्चित तौर पर सबसे कम उम्र की युवा सांसदों में से एक होंगी संजना जाटव। संजना जाटव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो 400 वोटों से हार गई थी और उनको पार्टी ने भरोसा जताते हुए लोकसभा का टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। लोकसभा सीट अमेठी से जब केएल शर्मा का नाम अनाउंस किया गया तो उनको कोई जानता भी नहीं था और अमेठी में यही माना जा रहा था कि अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केएल शर्मा को कितने वोटों से हराती हैं। इन्हें शुरुआत में इस तरह के ही आंकड़े आ रहे थे कि 50,000 या 1 लाख वोटों से भी अगर हारते हैं केएल शर्मा तो ये स्मृति ईरानी की हार मानी जाएगी। लेकिन चुनाव का परिणाम आया उलटफेर भरा। केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख वोटों से हराकर इस बार की संसद में सबसे बड़ा उलटफेर किया है और किशोरी लाल शर्मा अब पूरे देश में चर्चा में हैं और उन्होंने हैरतअंगेज जीत दर्ज की।
चलिए फिर, ये तो कुछ वो सांसद बने पहली बार जो एकदम से चर्चा में हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की पांच सीटों में बीजेपी ने सफलता हासिल की और अंतर भी ठीक ठाक था। और निश्चित तौर पर पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट जिसकी बहुत चर्चा थी और बहुत जगह इसको कहा जा रहा था कि इस सीट पर कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गणेश गोदियाल अनिल बलूनी से 1,54,000 की वोटों से हार गए। तो 1,54,000 का जो अंतर है काफ़ी ज़्यादा है। तो एक कारण नहीं हो सकता कि जिससे इतनी बड़ी उनको लीड मिली अनिल बलूनी को। लेकिन आज हम इस बात की जरूर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों है और आखिर गढ़वाल संसदीय सीट में ऐसा क्या हुआ कि जो मार्जिन था उसको कम नहीं कर पाई। हालांकि हमने जो 3 दिन पहले वीडियो डाला था, जो लगातार हम आपको कह रहे थे कि अगर लोकसभा के पैटर्न पे चुनाव होगा तो फिर जो तीरथ सिंह रावत 3 लाख 3.25 लाख वोट से जीते थे, इस अंतर को पाटना गणेश गोदियाल के लिए आसान नहीं है। और आखिर में वही हुआ। कमजोर संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की उपेक्षा का शिकार हुआ ये पूरा उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से। क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो यशपाल आर्य हों, चाहे वो हरीश रावत हों, चाहे वो प्रीतम सिंह हों, इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की, जिन्हें पहले ही हार मान ली। 10 साल से न तो राज्य में सरकार है कांग्रेस की, न केंद्र में थी। तो एक संगठन कमजोर था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गणेश गोदियाल ने कोशिश जरूर की, जोर भी लगाया और पार्टी ने उन्हें काफ़ी महत्व भी दिया चुनाव के बाद, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। तो इसके मेन कारण तो यही है, एक तो संगठन का बहुत कमज़ोर होना, केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान नहीं देना, आखिरी समय में टिकट दिया गया। तो इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में उन्होंने जितनी भी कोशिश की, वो एक बात से तसल्ली कर सकते हैं कि जो जीत का अंतर तीरथ सिंह रावत का था 3 लाख से ज़्यादा, उसको उन्होंने कम करने में हासिल की। यानी बीजेपी की वोटों में 1.5 लाख से ज़्यादा कमी आई। अब 2027 के चुनाव में जरूर उनकी भूमिका बड़ी होगी और देखते हैं फिर 2027 बहुत दूर है, अब आगामी निकाय चुनाव होंगे, उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो उत्तराखंड की 5 सीटों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और ये मान के चलिए आपकी उत्तराखंड के लोगों को, खास तौर पे जो 4 पहाड़ की संसदीय सीटें, उनमें पहली पसंद आज भी बीजेपी है। लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, क्यों करते हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का जो मत होता है उसका व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन जहां उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। यानी कि समाजवादी पार्टी वहां पर अकेले दम पर 37 सीटों के साथ नंबर 1 की पार्टी है और इंडिया अलायंस 43 सीटों पर जीता। तो क्यों उत्तराखंड में बीजेपी को इतना समर्थन मिला और क्यों यूपी में नहीं मिला, इस पर बात करते हैं। जबकि पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आई है और हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री काशी से चुनाव लड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, फिर भी अयोध्या जैसी सीट भी हार गई। बीजेपी तो प्रधानमंत्री खुद अपने क्षेत्र में मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते, तो पिछली बार वो 7.5 लाख वोट से जीते थे। तो ये बहुत बड़ी कमी जो आ रही है मतों में। उत्तराखंड में भी लगभग सारी सीटों पर जो जीत का मार्जिन है वो कम हुआ है। तो धीरे धीरे जो लोकप्रियता है उसमें कमी तो आ ही रही है। अब ये अपोजिशन के ऊपर होता है कि वो किस तरह की स्ट्रेटेजी करते हैं और इस लीड को कैसे कम करेंगे। अब 2027 में ही इसका फैसला होगा। फिलहाल अब शपथ ग्रहण होगा, किसको मंत्रालय मिलेगा, और चूंकि अब ये अलायंस की गवर्नमेंट है तो बहुत सारे मंत्री पद जो है अलायंस के सहयोगियों को देने पड़ेंगे। तो क्या उत्तराखंड में, जैसा अनिल बलूनी के बारे में कहा जा रहा था जिन्होंने जीत दर्ज की है, कि उनको मंत्री पद मिल सकता है, वो केंद्र के खास हैं, तो इस तरह की कोalition गवर्नमेंट में क्या संभावना रहेगी कि उत्तराखंड से भी किसी को मंत्री बनाया जाएगा? उम्मीद करते हैं कि बनाया जाएगा और उत्तराखंड के विकास में ये 5 के 5 जो सांसद हैं अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।